अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है आपका? सबका ठीक हो? ओके, तो अब से हम जो है ना ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो है ना इस तरह से लेक्चर डिलीवर किया करेंगे। तो आई थिंक कि ये बेटर है उससे जो हमने लास्ट टाइम किया था कि प्रेजेंटेशन में ऑडियो नोट्स हम डाल देते। तो अब इसमें फर्स्ट जो है ना हमारा टॉपिक है आज का प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स। बट इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आपकी जो है ना ऑनलाइन क्लासरूम है, ठीक है। ये मैंने लिम्फोमा की प्रेजेंटेशन अपलोड की थी, ठीक है। और मैंने सब कहा था, इनको बार बार कहा था कि इसको आपने नीचे एटलीस्ट क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो सके क्लासरूम पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, क्लास सारे पढ़ रही है कि नहीं। तो सिर्फ वो मामा ने सिर्फ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसके अलावा कोई इसको देख भी नहीं रहा। तो मुझे अब यही फील हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इसको, अपनी छुट्टियाँ टोटली इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करें, लेकिन जो थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उस पर भी फोकस करें। ये ना हो कि बाद में आपका कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब तो यही फाइनल है कि आपकी यही क्लासेस जो है ना कंटिन्यू करेंगी। और जब आप वापस आएंगे तो फिर आपका जो है ना आई थिंक 2 to 3 वीक्स आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका जो है ना फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो इस पर फोकस करें। ये भी मैंने कहा था कि लिम्फोमा करें। उसके अलावा से अब जो इसके नेक्स्ट हम स्टूडेंट असाइनमेंट्स की जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन ये वाली इनको रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा, इनको फिर एनालाइज करेंगे और इसके ज़रिए ही आपको आप ही पढ़ेंगे। तो इसके बाद फिर जो ना आप इनको भी गो थ्रू करें। लेकिन फर्स्ट ज़रूर मुझे मेंशन किया करें कि अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चन नहीं है तो एटलीस्ट ये ज़रूर मेंशन किया कि सर आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रेजेंटेशन एंड आई हैव नो क्वेश्चंस, ठीक है ना, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं। चलें, लेट अस स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन, जो कि प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स है। प्लाज्मा सेल्स का आपको पता ना जी कि प्लाज्मा सेल होते क्या हैं। आई थिंक आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन जो है ना इसको फिर भी जो है ना अगर नहीं भी पढ़े तो गो थ्रू कर लेते हैं। Plasma cells are basically B lymphocytes, B cells that secrete large amount of antibody specific to a particular antigen। अब इसमें जो एंटीजन स्पेसिफिसिटी है ना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बी सेल्स भी होते हैं, बी सेल्स के ऊपर आपको पता है कि जो है ना आईजीएम मोस्टली लगी होती है। अब उसने जब चलें आगे ये नीचे सारा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, बाद में डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको। आफ्टर लीविंग द बोन मैरो, बी सेल्स गेट टू द फॉलिकल। मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूँ, फॉलिकल्स में बी सेल होते हैं। Of lymph nodes where they act as antigen presenting cells, APCs. B cells take up foreign antigens, load them on MHC2 molecules and present to CD4 T helper cells। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये नॉर्मल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म यही होता है, ठीक हो गया। अब CD4 T cells activate those B cells according to presented antigen। जो T helper cells है ना वो आप इन B cells को एंटीजन से स्पेसिफिक करेगा, जिसके बाद ये प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये शुरू में सारा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। ये एपीसीज बी सेल भी हो सकते हैं, इसके अलावा मैक्रोफेजेस या बाकी सेल्स भी हो सकते हैं। ये आप जो है ना पहले ज़हन में याद रखें, ठीक है। तो अब जो होगा कि ये MHC2 के ऊपर लगे हैं, वो CD4 टी सेल्स की जरूरत। अब CD4 टी सेल जो होंगे ना, जिनको हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, दे विल एक्टिवेट दिस बी सेल अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेड एंटीजेंस and will make them specific. These activated B cells present in germinal centers begin to differentiate into more specialized cells like memory cells और plasma cells। कंफर्म है यहाँ तक कि CD4 T सेल्स की हेल्प के साथ B सेल जो है ना ये अब स्पेशलाइज होते जा रहे हैं, जिनमें से एक मेमोरी सेल्स होता है और दूसरा फिर प्लाज्मा सेल्स होते हैं। इन दोनों में से एक में इसमें कन्वर्ट होना होता है। मोस्ट ऑफ दीज एक्टिवेटेड B cells become एंटीजन secreting antibody secreting plasma cells, while some become memory cells for next time exposure। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है कि जब वो एक्टिव हो जाएंगे बी सेल्स विद द हेल्प ऑफ CD4 T हेल्पर सेल्स, देन दे विल बिकम एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। कि वो उस एंटीजन से जो उनके ऊपर अटैच हुआ था उससे स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्रिएट करना शुरू कर देंगे, एंड दो सेल्स विल कॉल प्लाज्मा सेल्स। ठीक है। और फिर उनमें से कुछ सेल्स होंगे वो मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, जो कि उस एंटीजन से स्पेसिफिक होगी। जब नेक्स्ट टाइम वो एंटीजन आएगा तो दिस मेमोरी सेल्स विल एक्टिवेट, और ये इसमें फिर फर्दर इनको CD4 हेल्पर टी सेल्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी। यही डायरेक्ट यही एंटर हो जाएंगे, यही एक्टिवेट हो जाएंगे खुद से, और जो है ना फिर वो अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे स्टार्ट से। तो मेमोरी सेल्स का ये रोल होता है। ओके, सो अब प्लाज्मा सेल आपको पहले डिटेल पता चल गई किस तरह बने प्लाज्मा सेल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा सेल से। वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। अब जो है ना प्लाज्मा सेल्स होते क्या हैं?
प्लाज्मा सेल्स आर लार्ज लिम्फोसाइट्स विद अबंडेंट बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड एन सेंट्रिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो मैंने हाईलाइट किया पोर्शन बेसिकली आपने उसी पे जो है ना फोकस करना है। बेसिकली इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये राउंड सा नहीं होता, ये जो है ना इसकी शेप डिफरेंट होती है, वो आपको बताता हूँ किससे डिफरेंट होती है। विद हेट्रोक्रोमेटन, हेट्रोक्रोमेटन का आपको पता है ना क्या होता है, बेसिकली जो कि स्प्रेड हुआ होता है क्रोमेटन, जो कि हाईली एक्टिव होता है। तो इन अ करेक्टरिस्टिक कार्ट व्हील और क्लॉक फेस अरेंजमेंट। अब ये क्लॉक फेस अरेंजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्योंकि आपको ये टिपिकल सिर्फ इसी में नज़र आएगा, जो आपका प्लाज्मा सेंस है उसी में नज़र आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये पिक्चर्स मैंने दी हुई है। ठीक है, ये आपको सारे प्लाज्मा सेल्स नज़र आ रहे हैं, अब ये देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये पूरा क्लॉक बना हुआ है। इसमें इसमें भी देखेंगे, ये जो इसका क्यों बनता है, क्योंकि ये क्रोमेटिन होता है ना, जो इसका क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इस तरह डिवाइड आपस में ना ये स्प्रेड आउट कर देते हैं। ये चीज़ याद रखें कि प्लाज्मा सेल्स आर एंटीबॉडी secreting cells, they are secreting antibody at a rapid pace। तो बेसिकली दे आर मेकिंग प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बना रहे हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। तो ये रैपिडली प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो इनमें सारा प्रोसेस होगा, हाईली एक्टिव होगा। ठीक है, इसमें जो है ना क्रोमेटिन जो है ना वो स्प्रेड आउट होकर पड़ा होगा, ताकि वो इजीली वो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हो, सारा वो प्रोसेस हो, जो एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो बने। ठीक हो गया, तो इसलिए क्रोमेटिन का स्प्रेड आउट होगा और ऐसे लगेगा जैसे ये क्लॉक पड़ा हुआ है। टिपिकल पिक्चर है। ठीक है, देखें ये टिपिकल पिक्चर है, सारी पिक्चर देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे क्लॉक है। दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक कार्ट व्हील। व्हील भी ऐसे होता है ना, व्हील ऐसे दरमियान में और उसके ऐसे करके उसको सारे वो लगे होते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, कार्ट व्हील और क्लॉक फेस अरेंजमेंट ये आपको मस्ट पता होनी चाहिए, ये इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट चलते हैं, दे आल्सो हैव अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटर्स। क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऊपर इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, जो कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसका बिग बड़ा होगा। देखें इसका जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म इसी वजह से बेसोफिलिक है, क्योंकि उसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है बड़ी रैपिडली, जिसकी वजह से उसको बेसोफिलिक स्टेन आ जाएगा, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आर ई आर पड़ा होगा, गोल्गी एपरेटस काफ़ी वेल डेवलप्ड होगा। तो ये सारी जो, क्योंकि उसने प्रोटीन रैपिडली सिंथेसाइज करनी है, इसलिए ये सारा प्रोसेस जो है ना इसके आर ई आर एंड गोल्गी ऑपरेटस होता है। ये आपको, ये बायोकेमिस्ट्री आई थिंक आपको पता ही होगा इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो राइबोसोम से बनती हैं, राइबोसोम्स आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बड़ा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको। एंड देन दीज प्रोटीन्स जो कि स्क्रीट होनी होती है आपने, वो थ्रू गोल्गी ऑपरेटर स्क्रीट होती हैं। दैट्स वाई दे हैव abundant rough endoplasmic reticulum and well developed Golgi operators। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Plasma cells normally do not circulate in blood and are found in bone marrow and lymph nodes। ऑब्वियसली जहाँ वो होंगे आपके जो फॉलिकल के जर्मिनेंट सेंटर है अंदर, फॉलिकल के अंदर बी सेल्स होते हैं, तो उसका जो जर्मिनेंट सेंटर है अंदर, वो उसमें यही होते हैं, प्लाज्मा सेल्स पड़े होते हैं, जो कि वहाँ से फिर एंटीबॉडीज क्रिएट करते रहते हैं, वो फिर ब्लड में आती हैं, खुद से ये ब्लड में नहीं आते, ये आप ये ध्यान में चीज़ रखिएगा। ओके, सो ये आपकी जो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी मल्टीपल हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से मल्टीपल माइलोमा ही करनी है। आई थिंक यही आपके लिए बहुत इनफ है, इससे आपको सारी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं सारी आपको क्लियर हो जाएंगी, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली दिस आर रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का फंक्शन आपको पता है, आपको मल्टीपल माइलोमा इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो malignant proliferation of plasma cells in the bone marrow is called multiple myeloma। बोन मैरो हैज़ मोर देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल। मोनोक्लोनल की टर्म मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कि बेसिकली जिसका पीछे से एक ही सेल हो। अगर हम जितने भी प्लाज्मा सेल्स हैं सबको बैकवर्ड हम अगर ट्रेस करें तो उसका एक ही प्लाज्मा सेल सारे बने होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मोनोक्लोनल। ठीक है, बेसिकली उनका फादर फोर फादर एक ही है, सिंपल। तो अगर 10% में प्लाज्मा सेल मिल जाते हैं बोन मैरो के अंदर, तो वी कॉल इट मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी malignancy ऑफ द बोन। ठीक है, ये याद रखें कि बोन की अपनी जो malignancies है ना, जो ऑस्टियोसार्कोमा वगैरह, ऑस्टियोमास वगैरह, वो इंपॉर्टेंट, वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है जितनी कि मल्टीपल माइलोमा जो होती है उसके अंदर। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी malignancy ऑफ बोन। हाउएवर मेटास्टेटिक कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन malignant lesion ऑफ द बोन ओवरऑल। अब जो मेट्स होते हैं वो ऑब्वियसली सबसे जो मोस्ट कॉमन वही होते हैं, लेकिन जो उसकी अगर प्राइमरी उसकी अपनी बोन की कर देखें ना,
तो मल्टीपल मिलोमा इज़ द मोस्ट कॉमन, इसलिए जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल मिलोमा हमारे लिए पढ़ना। सो नेक्स्ट इज़ हाई सीरम इंटरल्यूकन 6, याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंटरल्यूकन 6 में भी प्रेजेंट, ठीक है। इट स्टिमुलेट प्लाज्मा सेल ग्रोथ एंड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो सारे साइटोकाइंस के रोल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये अब मुझे नहीं पता कि आपने कितनी डिटेल से पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि मुफ्त डिफरेंट जो है एंटी इंटरल्यूकन्स के रोल्स होते हैं। इंटरल्यूकन 2 जो है ना वो टी सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इंटरल्यूकन 5 जो होता है वो आई थिंक IgA टू IgE जो है ना वो आपके जो एलर्जिक रिएक्शन में इंटरल्यूकन 5 आई थिंक आता है, 4 to 5। इंटरल्यूकन 6 जो है वो प्लाज्मा सेल की ग्रोथ को कराता है। तो ये आती रहती हैं साथ साथ, अगर आपको जो है ना आप इनको डिटेल से पढ़ते हैं तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एटलीस्ट जो है ना, क्योंकि मल्टीपल मालूमात क्लास से रिलेटेड है ये इंटरल्यूकन 6, ठीक है। Malignant or monoclonal plasma cells produce large amount of IgG और IgA। मोस्टली जो है ना IgG ही प्रोड्यूस करते हैं, समटाइम्स IgA भी प्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्टली ये जो ना, क्योंकि IgM तो इनके ऊपर वैसे लगी होती है, तो जब क्लास स्विचिंग होती है तो फिर IgEG की तरफ या IgA की तरफ क्लास स्विचिंग होती है। तो याद रखिए कि मोस्टली जो मल्टीपल मायलोमा में आपको एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, दोज विल बी IgG और IgA। IgM वगैरह जो है ना बाकी IgE कम ही मिलेंगे आपको। ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स ये साथ 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 जो मैंने आपको पढ़ाया है ना वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, सो एलिवेटेड सीरम प्रोटीन, ऑब्वियसली जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं ज़्यादा, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ बना के ब्लड के अंदर जो है ना भेज रहे हैं, सो देयर विल बी एलिवेटेड सीरम प्रोटीन्स। अब देखें इसमें जो है ना ये हम सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का पता होगा कि उसमें जो है ना वो एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उस फिल्म के ऊपर जो है ना उसको हम ऐसे जो है ना स्प्रेड करते हैं। तो जो हाईली नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन होगी तो वो मोस्टली पॉजिटिव पोल की तरफ रहेगी, ठीक है। ये सारा इस तरह स्प्रेड करते हैं, तो ये हमारे पास ये एक शेप आती है, ठीक है। इसमें आई थिंक एक मेरे पास पिक्चर और भी है। ओके, सो ये आई थिंक नॉर्मल की तरफ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें एल्ब्यूमिन का सबसे पहले हमारे पास कब आता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है ना वो ये चार्ज के लिहाज से होता है, ठीक है। आपके जो जिसके ऊपर इतना चार्ज है ना, तो वो आई थिंक सबसे हाईली नेगेटिव जो होती हैं एल्ब्यूमिन होती हैं। उसके बाद ये कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है इसके चार्जेस के लिहाज से, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन है, सेकंड फिर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा एंड देन गामा। ये प्रोटीन्स की जो ना टाइप्स हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन पढ़ा होगा, ठीक है। अल्फ़ा फिटोप्रोटीन पढ़ा होगा, दीज आर अल्फ़ा 1 में आती हैं, ठीक है। ये सारी HDL जितनी भी प्रोटीन्स है सारी इसमें आ जाती हैं। अल्फ़ा 2 में कौन सी हैं? अल्फ़ा 2 माइक्रोग्लोबुलेंस, एंटीथ्रोम्बन 3, हेप्टोग्लोबिन, सिरोप्लाज्मिन एंड देन बीटा में ट्रांसफरिन आती है, IgA, IgM एंड IgG समटाइम्स आती है, ठीक है। अब देखें ये देखें, लेकिन मोस्टली जो है ना वो सारी जो हमारे पास एंटीग्लोबुलेंस है वो गामा प्रोटीन्स में आती हैं मोस्टली। इम्यूनोग्लोबुलेंस जो होती हैं सारी IgA, ठीक है, IgM भी मोस्टली इधर आती है, ठीक है। लेकिन जो है ना IgG वो सारी की सारी गामा में होती है। सो ये क्लियर है इस चीज़ के बारे में, आप आई थिंक आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा एंड गामा, ये हमारे पास तीन जो है ना हमारे पास ये कर्व्स आती हैं नॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब मुझे ये बताएं आप कि देखें जो हमारे पास मल्टीपल मायलोमा होगी उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा बन रही है और मोस्टली IgG, ठीक है। तो दिस ये कर्व जो होगा कि वो IG बहुत ज़्यादा है, तो ये कर्व ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें जो है ना गामा ग्लोबुलिन्स मिलेगी, ठीक है। देखें जिस तरह आप ये देखते हैं, ओके, सो दिस इज द कर्व ऑफ मल्टीपल माइलोमा। इसको हम कहते हैं एम स्पाइक भी कहते हैं, एम स्पाइक, ठीक है। ये एम बन रहा है ऐसे, ठीक है, एम एम बन रहा है, तो इसको हम एम स्पाइक्स भी कहते हैं। ये गामा ग्लोबुलिन से इसकी स्पाइक बहुत ज़्यादा आ गई है। तो दिस एम स्पाइक इज प्रेजेंट इन ऑन सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्ट कॉमनली ड्यू टू मोनोक्लोनल IgG और IgA, ठीक है, कंफर्म। ये जो डायग्नोस्टिक है हमारे लिए मल्टीपल माइलोमा से, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमारे एक एंटीबॉडीज़ बन रही थी लेकिन वो सिर्फ एक एंटीजन से स्पेसिफिक थी। याद है मैंने आपको बताया था कि हर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो टी हेल्पर सेल्स की हेल्प की वजह से जो है ना हमारे जो बी सेल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स।
और वो उसी स्पेसिफिक एक एंटीजन से स्पेसिफिक होते हैं। तो अब इसमें जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो इतनी ज़्यादा स्पाइक आ रही है, ये सिर्फ एक एंटीजन से स्पेसिफिक है। सो दिस लैक्स एंटीजेनिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये डिफरेंट एंटीजन्स को कवर नहीं कर सकेंगे। सो इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन मल्टीपल मायोलोमा। डिफरेंट इन्फेक्शंस होंगी, लेकिन हमारे पास प्लाज्मा सेल्स में सिर्फ एक टाइप की एंटीबॉडी बन रही होगी जो कि उन सारे एंटीजन्स को कवर नहीं कर सकेगी, एंड दैट विल लीड टू इन्फेक्शंस।